हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई एडवांस्ड 2019 के एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ थिन कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ टू मटेरियल्स विद रिफ्रैक्टिव इंडिसेस N1 एंड N2 एज शोन इन फिगर। चित्र में अभी आपको दिखाता हूं कैसा लेंस है वो बताता हूं। The radius of curvature of the left and right spherical surfaces are equal. F is the focal length of lens when N1 and N2 both are equal to N. The focal length is F plus delta F when N1 is N and N2 is N plus delta N. Assuming delta N is less than N minus 1 and 1 is less than N is less than 2, then the correct statement is R. तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या होंगे। अब स्टेटमेंट पढ़ के ही इस मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है एक बार मैं उसको समराइज कर दूं। डायग्राम भी आपको बता देता हूं क्या दिया हुआ है। एक लेंस दिया हुआ है जो कि बाई कॉन्वेक्स है और इसके दोनों फेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर एक बराबर है ऐसा बताया गया है। इसकी फोकल लेंथ को F बोला गया है उस कंडीशन में जब दोनों सरफेसेस का रिफ्रैक्टिव इंडिसेस सेम है जो कि N के बराबर है, तो उस कंडीशन में फोकल लेंथ को F बोला गया है। और हम जानते हैं कि अगर हम इस फर्स्ट हाफ लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश करें, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R कंसीडर करते हुए, तो इस हाफ लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो कुछ इस तरह से दिया जाएगा 1/f1। हाफ लेंस के फोकल लेंथ को मैं f1 मान रहा हूं, सो 1/f1 इक्वल टू n-1 1/r1 यानी पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर -1/r2, चूंकि दूसरा सरफेस फ्लैट है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट माना जाएगा। यहां पर हमने ये लेंस मेकर फॉर्मूला यूज किया है जिसके बेस पर रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेंस के फोकल लेंथ से कनेक्ट किया जा सकता है। सो 1/f1 का जो वैल्यू आया है वो आ जाएगा n-1/r। सो इस हाफ लेंस का फोकल लेंथ अगर f1 है तो उसे 1/f1 इक्वल टू n-1/r से दिया जाना चाहिए। अब गिवन है कि फर्स्ट केस में जब दोनों सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है और साथ में दोनों फेसेस के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस भी सेम है, फोकल लेंथ का वैल्यू F है, तो अगर हम यूज करें कांटेक्ट मेथड फॉर्मूला तो हम जानते हैं 1/f को 1/f1 प्लस 1/f1 से दिया जा सकता है। यह बात ध्यान रखें कि अगर दोनों फेसेस के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस सेम होंगे तो दोनों फेसेस के फोकल लेंथ भी सेम होंगे। सो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू n-1/r प्लस n-1/r, यानी कि फोकल लेंथ का फाइनल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा r/2n-1। यहां पर ध्यान दें कि n-1/r और n-1/r का समेशन 2n-1/r होगा। सो फोकल लेंथ को r/2n-1 से दिया जा सकता है, यानी कि जो फोकल लेंथ का वैल्यू गिवन है मैं उसे कैलकुलेट करूं अगर तो वो कुछ इस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर से कनेक्ट होगा। अदर कंडीशन सुने कि फोकल लेंथ उस समय F प्लस डेल्टा F हो जाता है जब एक फेस का रिफ्रैक्टिव इंडिसेस N और दूसरे फेस का N प्लस डेल्टा N हो जाता है। यानी कि अगर हम एक फेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यानी फर्स्ट हाफ पार्ट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N रखें और सेकेंड हाफ लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N प्लस डेल्टा N कर दे, तो गिवन है कि फोकल लेंथ F प्लस डेल्टा F हो जाता है उसी लेंस का, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी भी दोनों तरफ सेम है। तो इस सेकंड कंडीशन के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो क्या इक्वेशन बनेगी एक बार ध्यान दें। जो 1/f1 हमने फर्स्ट हाफ लेंस के लिए कैलकुलेट किया था वो अभी भी वैलिडेट रहेगा, लेकिन सेकंड हाफ लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब n प्लस डेल्टा n हो चुका है उसकी फोकल लेंथ को इसी के जैसे दिखने वाले कुछ इस फॉर्मूले से प्रेजेंट किया जाना चाहिए n प्लस डेल्टा n -1/r इक्वल टू 1/f2।
सो अब इस सेकंड केस में एक फेस का फोकल लेंथ इस फॉर्मूले से दिया जाएगा और सेकंड पार्ट का फोकल लेंथ इस फॉर्मूले से। तो अगर हम कॉन्टेक्ट मेथड फॉर्मूला यूज करें तो दोनों पीस को ज्वाइन कराने पर बनने वाले इस बाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ लिखा जाएगा 1/f प्लस डेल्टा एफ इक्वल टू n-1/r प्लस n प्लस डेल्टा n -1/r। अब ये कंडीशन क्रिएट हुई है सेकंड केस में और ये कंडीशन फर्स्ट केस की है। यहां पर अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा, आप देखते रहें। ये बन जाएगा 1/f प्लस डेल्टा एफ इक्वल टू 2 टाइम्स n-1 प्लस डेल्टा n। आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, ये सिंपल है। n-1/r और n-1/r अभी भी दोनों पार्ट में है, तो न्यूमरेटर पे 2n-1 मिला हमें, एक डेल्टा n एक्स्ट्रा है इसके अलावा है, सो डिवाइडेड बाय r। ये 1/f प्लस डेल्टा एफ का वैल्यू होगा। और अब अगर मैं इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दूं तो जो f प्लस डेल्टा एफ का वैल्यू आ जाएगा, आप उसे देखें, f प्लस डेल्टा एफ का वैल्यू आ जाएगा f प्लस डेल्टा एफ इक्वल टू r/2n-1 प्लस डेल्टा n। सो कुछ इस तरह से f प्लस डेल्टा एफ को दिया जा सकता है, जबकि f का वैल्यू हम पहले ही पता लगा चुके हैं। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 इक्वेशन डिफाइन कर दूं तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से सब्ट्रैक्शन का यूज करके डेल्टा एफ को कैलकुलेट किया जा सकेगा। एक बार हम डेल्टा एफ को कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं ये सभी कैलकुलेशंस यहां से हटा रहा हूं, ये सभी कैलकुलेशंस हम समझ चुके हैं। अब हमें f प्लस डेल्टा एफ और f की हेल्प से डेल्टा एफ का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस करने पर डेल्टा एफ का वैल्यू आ जाएगा डेल्टा एफ इक्वल टू r/2n-1 प्लस डेल्टा n माइनस r/2n-1। सो कुछ इस तरह का वैल्यू आ जाएगा डेल्टा एफ का। और थोड़ा सा अगर इसे सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये होगा डेल्टा एफ इक्वल टू 2n-1 प्लस डेल्टा n, और ये टर्म बन जाएगा 2n-1। न्यूमरेटर से r को कॉमन लिया जा सकता है और ब्रैकेट में हमें मिलेगा, देखते रहे आप ध्यान से, r को हमने कॉमन ले लिया है, डिनोमिनेटर में दोनों को एलसीएम ले लिया है, और अब ये बन जाएगा न्यूमरेटर में 2n-1 माइनस 2n-1 माइनस डेल्टा n। यहां पर हमने डेल्टा एफ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस किया है। सो ये आउटकम आ गया है डेल्टा एफ इक्वल टू r/2n-1 प्लस डेल्टा n, 2n-1, और न्यूमरेटर पे आ जाएगा ये मल्टीपल टर्म। एलसीएम कैसे लिया गया है आप समझ रहे हैं, ये टर्म इधर आ गया है, ये टर्म इधर आ गया है, और फाइनल सॉल्व करने के बाद जो डेल्टा एफ का वैल्यू हमें मिलेगा आप उसे देख लें एक बार। वो डेल्टा एफ का वैल्यू होगा डेल्टा एफ इक्वल टू r मल्टीपल ऑफ डेल्टा n विथ नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय 2n-1 प्लस डेल्टा n, और सेकेंड पार्ट होगा 2 टाइम्स n-1। अब अगर हम इन सभी जानकारियों को कलेक्ट करने के बाद एक एक करके ऑप्शन पिक करें तो क्या क्या आउटकम आएंगे एक बार देखें। एक कंडीशन और गिवन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो मैं यहां स्क्रीन पर लिख दे रहा हूं। गिवन है कि डेल्टा n का वैल्यू n-1 से बहुत बहुत छोटा है और n का वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है फर्स्ट हाफ लेंस का वो 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है, जबकि डेल्टा n का वैल्यू n-1 से कंपैरेटिवली बहुत बहुत छोटा है, यानी उसके कंपैरेटिवली इग्नोरेबल है। अब ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए एक एक करके ऑप्शन पढ़ रहे हैं, ध्यान दें। पहला ऑप्शन डेल्टा एफ बाय एफ के रेशियो और डेल्टा एन बाय एन के रेशियो के बीच में है। सो सबसे पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। डेल्टा एफ का वैल्यू और एफ का वैल्यू दोनों हमें मालूम है। सो अगर मैं डेल्टा एफ के वैल्यू को एफ के वैल्यू से डिवाइड करूं तो डेल्टा एफ बाय एफ का वैल्यू आ जाएगा, ध्यान दें, ये r और r कैंसिल हो जाएंगे, 2n-1 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस डेल्टा n अपॉन 2 टाइम्स n-1 प्लस डेल्टा n। कुछ इस तरह का वैल्यू हमें मिलेगा। अब जैसा कि गिवन कंडीशन हम देख पा रहे हैं, डेल्टा n n-1 के सामने इग्नोरेबली स्मॉल है। सो इस एडिशन में से अगर मैं डेल्टा n को इग्नोर करूं तो डेल्टा f बाय f का वैल्यू आ जाएगा माइनस डेल्टा n अपॉन 2 टाइम्स n-1।
अब अगर मैं मॉड टेक करूं, क्योंकि ऑप्शंस मॉड में दिए गए हैं, पहले ऑप्शन में डेल्टा एफ बाय एफ के मॉड की वैल्यू को डेल्टा एन बाय एन के मॉड से कंपेयर किया गया है। सो अगर मैं दोनों तरफ मॉड लेता हूं तो ये बन जाएगा डेल्टा एफ बाय एफ मॉड, और आप ये मान ले कि इस माइनस को भी हमने मॉड में ले लिया है जो कि हटा दिया गया है, इक्वल टू डेल्टा एन बाय 2n-1 मॉड। अब चूंकि ऑप्शन डेल्टा एन बाय एन के मॉड में दिया गया है और ये डेल्टा एन बाय 2n-1 का मॉड है, तो एक जनरल सी बात यहां पर समझें कि गिवन कंडीशन में n को 2 से छोटा बताया गया है, यानी मैं लिख सकता हूं कि 2n-n 2 से छोटा है, मैंने n को 2n-1 n लिख दिया है। और अब अगर मैं 2 को ट्रांसफर करूं तो ये बन जाएगा 2n-2 इज लेस देन n, यानी 2 कॉमन लेके n-1 को n से लेस कहा जा सकता है। अब इस स्टेप पे ध्यान दें कि अगर 2n-1 n से लेस है तो रेसिप्रोकल करने पर ये इनइक्वलिटी पलट जानी चाहिए, यानी अगर n का वैल्यू 2 टाइम्स n-1 से ग्रेटर है, एक बात पे और ध्यान दें, चूंकि n 1 से बड़ा है तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, और चूंकि n 1 से बड़ा है तो n-1 भी एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। सो ये बात कंफर्म है यहां पर कि दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। सो अगर मैं इनको रेसिप्रोकल करता हूं तो 1/2 n-1 को बड़ा होना चाहिए 1/n से, और अब अगर मैं डेल्टा n को मल्टीप्लाई कर देता हूं और मॉड कंसिडर कर लेता हूं बोथ साइड, तो मॉड लेने के बाद ये जो रेशियो है इसमें डेल्टा n बाय n को डेल्टा n बाय 2n-1 से छोटा होना चाहिए, और चूंकि डेल्टा n बाय 2n-1 का मॉड ही डेल्टा f बाय f है, तो इसके प्लेस पे डेल्टा f बाय f लिखने पर हम देख पा रहे हैं कि मॉड्यूलस वैल्यू डेल्टा f बाय f की बड़ी है डेल्टा n बाय n की मॉड्यूलस वैल्यू से। सो पहला ऑप्शन जो कि दिया हुआ है कि डेल्टा f बाय f का मॉड्यूलस छोटा है डेल्टा n बाय n से, वो गलत ऑप्शन है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि डेल्टा f बाय f जो कि डेल्टा n बाय 2n-1 के बराबर है, उसका मॉड्यूलस डेल्टा n बाय n से बड़ा है। सो पहला ऑप्शन गलत है, इसे इनइक्वलिटी बदल के बनाना चाहिए था सही करने के लिए। सेकेंड चॉइस में आते हैं, इफ डेल्टा n बाय n इज लेस देन 0 देन डेल्टा f बाय f इज ग्रेटर देन 0। तो ध्यान दें यहां पर, अगर डेल्टा n बाय n लेस देन 0 कहा गया है तो इस बात को ऐसे समझें कि डेल्टा n बाय n के 0 से लेस होने के लिए डेल्टा n और n में से किसी एक को नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली n का वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो वो एक पॉजिटिव नंबर है। सो क्लियरली डेल्टा n बाय n के 0 से लेस होने के लिए डेल्टा n का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, और आप देख पा रहे हैं कि डेल्टा n के नेगेटिव वैल्यू के लिए यह टर्म पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस टर्म के पॉजिटिव होने पर हमें मिलेगा डेल्टा f बाय f इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स n-1, और आप देख पा रहे हैं कि n-1 एक पॉजिटिव नंबर है। सो क्लियरली अगर डेल्टा n बाय n एक नेगेटिव नंबर होगा तो डेल्टा n एक नेगेटिव नंबर होगा, और डेल्टा n के नेगेटिव होने पर यह कंप्लीट एक्सप्रेशन पॉजिटिव बन जाएगा। सो ऐसी स्थिति में डेल्टा f को एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। सो दूसरा चॉइस इस कंडीशन और इस कंडीशन को साथ यूज करने पर करेक्ट है, सेकंड एक सही चॉइस है। थर्ड चॉइस पे आए, द रिलेशन बिटवीन डेल्टा f बाय f एंड डेल्टा n बाय n remains unchanged if both the convex surfaces are replaced by concave surfaces of the same radius of curvature। अगर सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर के कनकेव सरफेस के लिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते तो डेल्टा f बाय f और डेल्टा n बाय n का रिलेशन अनचेंज्ड रहता। तीसरे ऑप्शन में कुछ इस तरह की बात कही गई है, तो ध्यान दें f का वैल्यू r/2n-1 कैलकुलेट हुआ है, और हम जानते हैं कि यह फॉर्मूला वैलिड रहेगा एक कनकेव लेंस के केस में भी। बस फर्क इतना पड़ेगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू को पुट करने पर साइन में चेंजेस आ जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि जब आप किसी कनकेव हाफ लेंस के लिए इस तरह के कैलकुलेशन करेंगे जो हमने यहां पर किए थे इस हाफ पीस के लिए कॉन्वेक्स के समय पे, तो कैलकुलेशन में हमारा स्टेटमेंट 1/f इक्वल टू n-1 1/r के प्लेस पे हम 1/-r पुट करेंगे,
क्योंकि इसका कर्वेचर नेगेटिव जा रहा है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, और दूसरे फेज के लिए 1/∞ पुट करेंगे। सो आप देख पा रहे हैं कि फोकल लेंथ की वैल्यू में फर्स्ट हाफ के लिए एक माइनस का चेंज आया है, और ऐसा ही चेंज सेकेंड हाफ में भी आएगा। सो ये वैल्यू जो आपकी r/2n-1 कैलकुलेट हुई है, कनकेव के केस में ये माइनस में कैलकुलेट होगी। अगर हम r को एक न्यूमेरिकल नंबर मानते हैं तो ये माइनस में कैलकुलेट होगी, और अगर बच्चे r को ही माइनस साइन दे देते हैं तो आप ऐसा ही लिख सकते हैं। दोनों स्थितियां एक्सेप्टेबल हैं। फिलहाल ज्यादातर बच्चे माइनस अलग से पुट करते हैं और r को एक न्यूमेरिकल नंबर मानते हैं। सो f का फॉर्मूला माइनस साइन के साथ ऐसा ही रहेगा, यानी f का वैल्यू -r/2n-1 होगा। ठीक इसी प्रकार दूसरे केस के लिए जब आप f प्लस डेल्टा f कैलकुलेट करेंगे, सो वो -r/2n-1 प्लस डेल्टा n कैलकुलेट होगा। ये आप समझ सकते हैं, जो कैलकुलेशन हो चुके हैं उन्हीं के बेस पर मैं उन्हीं को रेक्टिफाई करके समझा रहा हूं। सो f का वैल्यू -r/2n-1 होगा कनकेव के केस में, और ये फॉर्मूला -r/2n-1 प्लस डेल्टा n होगा। और जब आप f प्लस डेल्टा f और f की हेल्प से डेल्टा f कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू उस केस में प्लस आएगी। इसी में समझें आप, ये वैल्यू प्लस आ जाएगी, और इसके प्लस आने के बाद जब आप डेल्टा f/f कैलकुलेट करेंगे तो चेंजेस को समझें, ये प्लस हो चुका होगा, ये माइनस हो जाएगा। सो ये रेशियो जो डेल्टा f/f का कैलकुलेट हुआ है ये अनचेंज्ड रहेगा, यानी इस केस में भी डेल्टा f/f का वैल्यू -डेल्टा n/2n-1 आएगा। सो अगर आप रिलेशन की बात करें तो वो कनेक्टिविटी कनकेव के केस में भी ऐसी ही बनी रहेगी जैसी कॉन्वेक्स के केस में है। सो ये जो ऑप्शन 3 है ये करेक्ट ऑप्शन के रूप में पिक किया जाना चाहिए। फाइनल ऑप्शन पे आए, इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटैच किया गया है। क्वेश्चन में n का वैल्यू 1.5 दिया गया है, जबकि डेल्टा n का वैल्यू 10⁻³ फोकल लेंथ को 20 सेंटीमीटर बोला गया है, और आपको डेल्टा f के मॉड की वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा गया है। सो क्लियरली सभी फॉर्मूले बन चुके हैं। डेल्टा f की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बनाया जा चुका है। यह फॉर्मूला चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया है तो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि विदाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सो अपने इस फाइनल फॉर्मूले डेल्टा f/f इक्वल टू -डेल्टा n/2n-1 में वैल्यूज पुट करने पर हमें क्या आउटकम मिलेगा, एक बार आप ध्यान से समझें। जो आउटकम हमें मिलेगा वो होगा डेल्टा f/f इक्वल टू -डेल्टा n, जिसकी वैल्यू 10⁻³ है, अपॉन 2 टाइम्स n-1। n का वैल्यू 1.5 है, n-1। सो डेल्टा f अपॉन फोकल लेंथ का वैल्यू भी गिवन है, ये 20 सेंटीमीटर है, इक्वल टू -10⁻³ अपॉन 2 इंटू 0.5, यानी ये 1 हो गया। अब मैं इसे छोड़ रहा हूं। सो डेल्टा f का वैल्यू आ जाएगा 20 इंटू 10⁻³ विथ नेगेटिव साइन इन सेंटीमीटर, और चूंकि आंसर सेंटीमीटर में ही गिवन है सो हम इसको यहीं पर लीव कर रहे हैं, इसको फाइनल बस अरेंज कर दे रहे हैं। डेल्टा f का फाइनल वैल्यू आ जाएगा -0.02 सेंटीमीटर। मैंने -3 पावर को इस 20 पे चेंज कर दिया है, तो ये -0.02 सेंटीमीटर बन रहा है, और चूंकि मॉड्यूलस वैल्यू की बात कही जा रही है तो हम इसे 0.02 सेंटीमीटर कंसिडर कर सकते हैं। और चूंकि यही वैल्यू गिवन है डेल्टा f की, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी इस प्रॉब्लम के लिए एक करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। सो इस तरह से इस प्रॉब्लम के 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं। फर्स्ट ऑप्शन में डेल्टा f/f के मॉड को डेल्टा n/n के मॉड से छोटा कहा गया है, जबकि कैलकुलेशंस से हमने ये पता लगाया कि ये वैल्यू डेल्टा f/f की डेल्टा n/n के मॉड्यूलस से बड़ी होनी चाहिए। सेकंड चॉइस डेल्टा n/n की वैल्यू को नेगेटिव मान के डेल्टा f/f के पॉजिटिव होने पर बेस्ड था, तो हमने देखा कि अगर डेल्टा n/n नेगेटिव होगा तो डेल्टा n को नेगेटिव होना पड़ेगा, और उस केस में डेल्टा f/f का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। सो दूसरा ऑप्शन करेक्ट था। तीसरे ऑप्शन में डेल्टा f/f और डेल्टा n/n के रिलेशन को अनचेंज्ड कहा गया था उस कंडीशन के लिए जब आप एक कनकेव लेंस यूज करेंगे। सो हम देख पाए कि डेल्टा f/f की वैल्यू डेल्टा n/n के साथ जो रिलेशन बना रही थी कॉन्वेक्स के केस में, वही कंटिन्यू रहा कनकेव के केस में भी। फोर्थ ऑप्शन जो एक न्यूमेरिकल ऑप्शन था, उसे कैलकुलेट करने पर यह पाया गया कि वो डेल्टा f की वैल्यू 0.02 सेंटीमीटर ही आ रही है। सो इस तरह से आपको सभी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। आप इस प्रॉब्लम को सेकंड राउंड के लिए रख सकते हैं। अगर
इस तरह के कैलकुलेशन आपको कम्बरसम रखते हैं। अदरवाइज कैलकुलेशन अगर आप स्पीड में करते हैं तो ये प्रॉब्लम कंसीडर की जा सकती है अपने पहले अटेम्प्ट में, क्योंकि बहुत इजीली सभी ऑप्शन को पिक किया जा पा रहा है। थैंक यू।